नमस्कार. ॲग्रोनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. अर्धा मार्च संपलाय आणि मार्चमध्ये खरं तर बाजारावरती सध्या दबाव येतोय तो म्हणजे अमेरिका आणि भारत यांच्यामध्ये जो काही तणाव निर्माण झालाय, जे काही टॅरिफवर आपण ज्याला आयात शुल्क म्हणतो त्यावरून जी काही अनिश्चितता निर्माण झाली त्याचा थेट परिणाम आपल्या बाजारावर देखील होतोय. मग नेमकं अमेरिका आणि भारत यांच्या या ताणलेल्या संबंधामध्ये एकूणच आपल्या कमोडिटी मार्केट म्हणजे शेतीमाल बाजारावरती काय परिणाम होतोय, याचा आपल्या शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होतोय, नेमकं पुढं काय होऊ शकतं, दोन देशांच्या या तणावामध्ये नेमकी परिस्थिती कशी हाताळली जाईल याचा निश्चितच बाजारावर परिणाम होईल. परंतु आपले जे महत्त्वाचे पिकं आहेत, कापूस आहे, सोयाबीन आहे, त्यानंतर आता तूर आहे, हरभरा आहे, आपले हळद आहे, ही जी महत्त्वाची पिकं आता आपल्या शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये आहेत, एकंदरीतच या महत्त्वाच्या पिकांच्या बाजारावरती काय परिणाम होईल हे आज आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आणि आज आपल्यासोबत आपल्याला ही सगळी माहिती देण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत केडे ॲडवायझरचे संचालक अजय केडिया सर. सर, आपका स्वागत है एग्रोन में। सर, पहला सवाल कॉटन को लेकर ही है। अभी अगर हम लोग कॉटन मार्केट का देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में तो अभी भी फिलहाल हम एमएसपी के नीचे ही चल रहे हैं, लेकिन चाइना ने अमेरिका और चाइना इन दोनों में टेंशन चल रहा है, दोनों ने भी टैरिफ बढ़ा है, तो इसमें इंडिया को कुछ अपॉर्चुनिटी दिखती है या फिर हमारा डोमेस्टिक मार्केट पे इस पर कुछ असर पड़ सकता है? नमस्कार जी, आपको और सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। बिल्कुल, अगर हम कॉटन इंडस्ट्री की अगर बात करें तो पिछले 2 साल से कॉटन इंडस्ट्री काफी थकी हुई सी दिखाई दे रही है। नो डाउट इस बार जो रिवीजन हुए हैं क्रॉप के नंबर्स, उसके बाद उम्मीद है प्राइजेस में जंप आएगा। इनफैक्ट पिछले 15-20 दिनों में टैरिफ के डर की वजह से हमने इंपोर्ट्स भी बढ़ते हुए देखा, लेकिन मुझे लगता है देखिए अब यूएस ने अब तक जो धमकी दे रहे थे, चाहे मैक्सिको हो, चाहे कनाडा हो, चाहे चाइना हो, सभी को, लेकिन अब रिटेलिएशन आना स्टार्ट हो चुका है। तो चाइना ने जिस ढंग से बताया कि 15% का टैरिफ हम यूएस के एग्री कमोडिटीज पे भी लगाए, खासकर कॉटन की अगर बात करें तो वहां पे हम देख रहे हैं कि 15% का अगर टैरिफ लगता है तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए काफी अच्छी न्यूज हो सकती है। देखिए, रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि बांग्लादेश में भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, चाइना में भी एक तरह से कोविड के बाद से ही चाइना वन पॉलिसी चल रही है, और अब टैरिफ की वजह से अगर हम देखते हैं तो ये इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है। बिकॉज एक तरफ हम यूएस को और एक्सपोर्ट कर पाएंगे, सेकेंडली चाइना भी डिपेंडेंसी देखेगा कि यूएस के अलावा हम माल कहां से ले सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं इंडिया को एक बूस्ट करेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसी के चलते पिछले 15-20 दिनों में हमने इंपोर्ट्स भी बढ़ते हुए देखा है, और ये टैरिफ की वजह से चाइना एंड यूएस दोनों को इंडिया सपोर्ट कर सकता है, तो उसका भाव पे भी तो असर पड़ेगा। लेकिन अब तक की जो मोमेंटम है या न्यूज है वो सप्लाई साइड ही इंपैक्ट करी, डिमांड में अभी तक कोई ऐसा बड़ा जंप दिखा नहीं है, क्योंकि अभी भी यूएस में रिसेशन की बातें हो रही है, चाइना के नंबर्स भी अभी तक खराब थे, इंडिया में भी हम देख रहे हैं टेंडेंसी पर ही है। बट हाँ, आने वाले दिनों में पहले सप्लाई की वजह से भाव को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, और एज एंड व्हेन डिमांड में जो इंप्रूवमेंट आएगा ये भी प्राइजेस को आगे जाके सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। गवर्नमेंट हो या फिर कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया हो, तो इनके नंबर्स दोनों ने घटाई है लगभग 200, मतलब 294-95 इसके लगभग हम लोगों को नंबर दिए गए। तो अगर चाइना से डिमांड बढ़ती है, दूसरी तरफ कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को एक सुझाव दिया है, अगर ये टेंशन के बीच में, क्योंकि अमेरिका ने बोला है कि इंडिया से जो इम्पोर्ट होता है टेक्सटाइल का तो उसके ऊपर हम लोग टैरिफ बढ़ाएंगे, तो इसको चलते एसोसिएशन ने सुझाव दिया है कि इंडिया अमेरिका से जो कॉटन आता है 15 से 20 लाख बेल्स के आसपास, तो उसमें से टैरिफ लगभग जीरो भी कर देता है, तो इंडिया से अमेरिका को टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अभी ये जो सुझाव दिया है तो क्या वो काम करेगा इंडिया में? देखिए, अभी काफी अर्ली है, बिकॉज अब तक हमने देखा था डोनाल्ड ट्रम्प ने 20 जनवरी को ऑफिस बेयरिंग की थी, और उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ नए अटकलें लगाई जा रही है कि हमने इमीडिएट लगाया फिर थोड़ा डिले किया। तो टू अर्ली टू से राइट नाउ, बट मुझे लगता है यस, अगर सब जो ये टैरिफ कंटिन्यू रहता है तो डेफिनेटली हमारा जो एक्सपोर्ट पे बहुत अच्छा पॉजिटिव असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। बिकॉज वेस्टर्न वर्ल्ड भी इंडिया से लेने की फिराक में है, जिस ढंग से बांग्लादेश वाली मैंने स्टोरी आपको बताई है, और चाइना भी कहीं ना कहीं कोशिश करेगा कि जो रॉ कॉटन है वो इंडिया से वापस माल ले। तो कुल मिला के इंडिया के लिए अच्छा है, बट होप सो कि अगर ये जो टॉक है वो एचटीसी चलती है तो ही उसका बेनिफिट है, अदरवाइज तो हम देख सकते हैं कि सप्लाई साइड तो देखिए कंसर्न सही है, बट डिमांड में इंप्रूवमेंट आएगा तो ही भाव को एक सपोर्ट मिलेगा, और इंडिया को भी उसी का सपोर्ट मिलना चाहिए ये साल। तो ओवरऑल आई एम बुलिश कि कॉटन में एटलीस्ट जो अब तक मंदी दिखी थी वो अब
कहीं ना कहीं एक बेस बनाता हुआ दिखाई देगा। डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ है ये कहीं ना कहीं इंडियन टेक्सटाइल मार्केट को और प्राइजेस को सपोर्ट दे सकता सर, अभी आपने एक बात बोली है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है, अगर हम लोग इस पॉलिसी को देखें, टैरिफ की पॉलिसी को अगर हम लोग देखें, तो उन्होंने मेक्सिको और कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाए, बीच में टैरिफ 1 महीने के लिए उसको एक्सटेंड किया, अभी फिलहाल कुछ कमोडिटी को उससे बाहर निकल लिया। तो क्या ये बुमरैंग कर रहा है अमेरिका के ऊपर ही? देखिए, एक चीज है कि ग्लोबल मार्केट में ये कहा जा रहा है कि जो ये टैरिफ वाली कहानी है, ये कहीं ना कहीं सभी के लिए नेगेटिव और खास करके सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट करेगा वो यूएस को ही करेगा। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो मैक्सिको अपना मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट करता है ऑटोमोबाइल्स का वो यूएस को ही करता है। और अब अगर सपोज मैक्सिको पे 20-25% का टैरिफ लग जाता है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, यूएस में जो गाड़ियां है वो महंगी होगी और उसका नतीजे यूएस के जो एंड कंज्यूमर है उन्हीं को उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो आई थिंक ये बूमरैंग जैसा ही सिचुएशन है कि डोनाल्ड ट्रंप, अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक श्रूड बिजनेसमैन है, तो उन्होंने पॉलिसी क्या अपनाई है, अपनाया है कि मैं अगर डराऊंगा तो डेफिनेटली ये लोग मेरे फेवर में आ जाएंगे। बट आई थिंक इन्होंने जो इंक्लूड किया फार्मास्यूटिकल है, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, अब ये कहीं ना कहीं जो रेसिप्रोकल टैरिफ लग रही है ये कहीं ना कहीं यूएस में इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ाएगा और ये अब एक तरह से यूएस के लिए गले की हड्डी बन जाएगी। बट लेट्स होप के खाली ये डराने वाली बात थी और अगला 1 महीने के अंदर जैसे जैसे चीजें बढ़ेगी, क्योंकि ये कोविड के बाद से ही कोई भी इकोनॉमी हो, इंडिया को छोड़कर चाहे चाइना हो चाहे यूरोप हो, कोई भी उभर नहीं पा रहा है। तो आई थिंक अप्रैल तक का वेट करना चाहिए। आई थिंक मिडवे निकल कर आ सकता है और ऐसा कुछ आता है तो डेफिनेटली सभी चीजों पे बेनिफिट मिलेगा। बट कुछ हद तक जो अभी डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि बहुत ही ज्यादा एडवर्स टैरिफ पॉलिसीज जो बनी हुई है वहां पे कुछ काम डाउन जरूर देखेंगे। बट जैसे हम सुन रहे हैं कि 200% का लग जाएगा, वैसा टैरिफ नहीं लगता, बट मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो लगेगा जरूर। जी सर। सर, अभी ये सब इसमें हम लोगों ने देखा कि डॉलर का जो वैल्यू है वो वैल्यू लगभग पिछले कुछ महीनों से बढ़ते जा रहा है। तो अभी ये जो करेंसी रेट है, क्या वो भी कुछ मेजर रोल प्ले कर सकता है? देखिए, एक उदाहरण के तौर पे देखें तो हाँ, नो डाउट हमने डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से डॉलर इंडेक्स में 100 का लेवल था जो 110 तक चले गया था, 110 से घटकर अब 103-4 पे आके अटका हुआ है। बट फिर भी अगर हम देखें तो डेफिनेटली 3-4 महीने में डॉलर को स्ट्रेंथ मिली है। अब इस चीज से उभरने के लिए जैसे चाइना है, चाइना ने क्या किया, डीवैल्यू करना चालू कर दिया अपनी करेंसी को, तो उसका कोई ज्यादा मेजर इम्पैक्ट नहीं है। साथ में आप देखिए डी डॉलराइजेशन की कहानी स्टार्ट हो चुकी है। डी डॉलराइजेशन होता क्या है, आज अगर आपको ग्लोबल मार्केट में कभी भी कोई ट्रेड करना पड़ता है तो उसकी एक बेस करेंसी होती है, वो है डॉलर। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ से यूएस घूमने गए तो डेफिनेटली वहां पे डॉलर दोगे तो आपका काम होगा। लेकिन मजे की बात ये है, अगर आप श्रीलंका भी जाते हो चाहे दुबई जाते हो, वहां पे आप डॉलर लेके जाते हो तो आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो हम बोलते हैं डॉलर एक यूनिवर्सल करेंसी है। बट व्हाट हैपेंड रशिया के वॉर में, आज रशिया पूरे वर्ल्ड में डॉलर को यूज नहीं कर सकता है, बट वो रूबल भी यूज नहीं कर पा रहा है। बट वो कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम पे आ गया, जैसे इंडिया के साथ वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन हो गया है, ईरान पे सैंक्शन लगा है तो ईरान भी बिना डॉलर के ट्रांजेक्शन हो रही है। चाइना भी यही कोशिश करता है कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर मैं हूं तो हम बैलेंस पेमेंट पे काम करें या वॉस्ट्रो अकाउंट पे काम करें। तो कहीं ना कहीं देखिए डॉलर की जो पहले सबसे ज्यादा जरूरत होती थी वो निकल, इनफैक्ट सुनने में तो ये भी आ रहा है कि ब्रिक्स कंट्री ने पिछले साल ऐसा काम किया था जहां पे गोल्ड बैकअप करेंसी की बात की थी कि हम नई करेंसी लाएंगे। तो इनकेस अगर समझो डॉलर पे डिपेंडेंसी अगर कम होती है, आज बिटकॉइन भी जब से आया है तो हम देख रहे हैं डॉलर की वैल्यू में गिरावट क्यों आई, क्योंकि अब कोई भी ट्रांजेक्शन डॉलर के बिना पॉसिबल है, जो आज से 20-25-50 साल पहले हम सोचते नहीं थे। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी बनी और इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप हम देख सकते हैं थोड़े एग्रेसिव मोड में बने हुए हैं। तो डेफिनेटली अगर कोई भी इकोनॉमी की करेंसी में कमी या तेजी आती है तो उसका इम्पैक्ट कमोडिटी पे भी पड़ता है, सेंटीमेंट पे भी पड़ता है, जियोपॉलिटिकल पे भी पड़ता है। और यही चीज हम पिछले साल भर में देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप कोशिश करें कि डॉलर का जो दबदबा है वो कंटिन्यू रहे, और डॉलर अगर मजबूत होता है तो उदाहरण के तौर पे इंडिया में रुपए की कमजोरी रहेगी। और आपने देखा ही है पिछले साल रुपया जो करीबन 82-83 के आसपास हुआ करता था, आज साल सवा साल में आज हम 87 पे पहुंच चुके हैं। तो जैसे जैसे रुपए में गिरावट आएगी हमारे जो इंपोर्ट्स है वो महंगे हो जाएंगे
और हमारे एक्सपोर्ट को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा जरूर, इसलिए इंडिया भी एग्रेसिवली कोई चेंज नहीं करती। बिकॉज आज इंडिया ने क्या किया, जो चीज हम इंपोर्ट करते हैं उसमें सेल्फ सफिशिएंसी बनाने की कोशिश करी। कच्चे तेल में हम अल्टरनेट एनर्जी में आ गए, एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑयल मिशन चालू कर दिया गया है, सेमीकंडक्टर में हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं। तो कोशिश सभी देश का कर रहा है, बट डेफिनेटली जैसे आपने सवाल किया है कि करेंसी का इम्पैक्ट डेफिनेटली पूरे ट्रेड्स पे पड़ता है। जी सर, अभी दूसरी कमोडिटी के ऊपर चलते हैं, वो है सोयाबीन। सोयाबीन को लेकर, अब सोयाबीन अगर वर्ल्ड मार्केट में हम लोग देखें तो सोयाबीन में हमारा शेयर बहुत ही कम है। हम लगभग 5th या 6th नंबर पे प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो सोयाबीन मार्केट कैसे हैम्पर हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, अगर हम सोयाबीन की बात करें तो ये भी एक तरह की ग्लोबल कमोडिटी बनी हुई है। आज ग्लोबली अगर हम देखें तो पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर काफी जगह पे इसका यूसेज होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो चाइना ने 10% का जो टैरिफ यूएस सोयाबीन में लगाया, ये कहीं ना कहीं डिमांड क्रिएट करेगा अल्टरनेट सप्लायर को, और वो है इंडिया। इंडिया के पास इस बार माल भी काफी ज्यादा है, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं हमारे जो मील के एक्सपोर्ट है उसमें काफी कमी आई भी है। तो ऐसा ना, मुझे लगता है कि अगर ये स्टेप आता है तो कहीं ना कहीं मील के एक्सपोर्ट का मतलब गेट ओपन अप होता है, तो उसकी वजह से भाव में एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी भी बनती हुई दिखाई देगी। वही पोटेंशियली अगर ग्रोथ की बात करें तो सोयाबीन, एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, ग्लोबल बायर है, वो कहीं ना कहीं नॉन यूएस सोर्स की तरफ जाएंगे। और उसमें मुझे लगता है कि ब्राजील, अर्जेंटीना तो है ही है, बट इंडिया का भी दबदबा कंटिन्यू बनता है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोयाबीन के प्राइसेस को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि चाइना, यूएस ये भी काफी बड़े दिग्गज है इस दोनों कमोडिटीज के अंदर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसका बेनिफिट इंडिया को मिलता हुआ दिखाई देगा, और भाव को इसका सपोर्ट जरूर मिलता हुआ दिखेगा। अभी सर, हमारे किसानों के हाथ में एक और मेजर कमोडिटी रबी सीजन की आ रही है, वो है चना। तो अगर हम लोग पल्सेस का, गवर्नमेंट का अगर पॉलिसी देखें पल्सेस को लेकर, तो गवर्नमेंट ने एलओपीज का जो इम्पोर्ट, फ्री इम्पोर्ट पॉलिसी है उसको एक्सटेंड कर दिया है 31 मई तक। उसके बाद में उड़द का 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया, तुअर का पहले 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया था, चना का भी 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग किसानों के बारे में सोचे, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो मार्केट पे क्या इम्पैक्ट करेगी? क्या चना अभी जो रेट चल रहा है उससे नीचे जाएगा, या फिर इससे इम्प्रूव हो सकता है आगे चल के? देखिए, चने में मैंने पहले भी कहा था कि ठीक है, सामने अभी डिमांड सीजन भी है, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी येलो पीली मटर पे, उसकी वजह से एक सेंटीमेंट थोड़ा सा अभी भी ड्राई डाउन हुआ है। रिसेंटली हमने देखा तुअर के लिए भी गवर्नमेंट ने एमएसपी के अंदर चेंजेस करने की कोशिश की है, करीबन 1.31 लाख मेट्रिक टन के आसपास प्रोक्योरमेंट भी बताया। बट चने में अभी हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, कर्नाटका और महाराष्ट्र। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा नए माल की आवक, और सामने होली है, तो होली ऑलरेडी कल थी, तो होली के बाद से हम देखते हैं अराइवल बढ़ती है। तो मुझे लगता है प्राइसेस के अंदर और थोड़ा 100-200 पॉइंट की गिरावट मिल सकती है। आज के डेट में कर्नाटका में हम देखें तो 5500 से 5800 के बीच में नई क्रॉप का भाव चल रहा है, जबकि महाराष्ट्र में भी 6000 के करीब है। एमएसपी की अगर हम बात करें तो करीबन 5440 के करीब है। तो ओवरऑल मुझे लगता है 5650 है इस साल। हाँ, 5650 के आसपास का है। तो मुझे लगता है एक बार 5600-5800 के बीच में एक बार एक बार प्राइसेस आ सकता है, नए माल की आवक के चलते और पीली मटर के जो इंपोर्ट की वजह से। बट इससे ज्यादा मुझे गिरावट दिखाई नहीं दे रही। बीच में हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया का जो इंपोर्ट है वो भी काफी बढ़ा हुआ था। बट कुल मिलाकर अब धीरे धीरे हम देखेंगे मार्केट अपना बेस बनाता हुआ दिखाई देगा। तो 6000 के नीचे एक बार प्राइस जा सकता है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी मुझे नहीं लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगी। तो ओवरऑल प्राइसेस को कहीं ना कहीं एक आने वाले समय में वापस सपोर्ट मिल जाएगा। हाँ, अभी आवक के चलते, क्योंकि होली पे नई आवक बढ़ जाती है, तो हो सकता है 10-12 दिन या हम मार्च के एंड तक की अगर बात करें तो प्राइसेस में थोड़ा बहुत दबाव रहेगा। बट कुल मिलाकर मार्केट आगे जाकर वापस एक बाउंस करता हुआ दिखाई देगा। आता सरांनी जे भाव सांगितले 5600 किंवा 5800 किंवा 6000, हे बिल्टीचे रेट आहेत। कारण मार्केट अनालिसिस करताना जे बिल्टी रेट असतो त्याचे अनालिसिस केलं जातं। आपले मंडीचे जे रेट आहेत, मंडीचे रेट याच्यापेक्षा आपल्याला कमी दिसतात।
महाराष्ट्रामध्ये आता जवळपास 5100 ते 5200 पासून मार्केट चालू होते, 53-54 पर्यंत रेट आहेत. तर ही फक्त थोडीशी काळजी आपण घ्यायची नाही. सरांनी आपल्याला जो अंदाज दिलेला आहे तो बिल्टी रेटचा दिलेला आहे. तर हा अंदाज आपण आपल्या बाजार समित्यामध्ये जो रेट मिळतो त्याच्याशी त्याचा संबंध जर जोडला तर आपल्याला त्याचा एक अर्थ काढता येईल. सर दूसरे कमोडिटी है वो है तुअर। तो तुअर का बैलेंस शीट इस साल कैसा है और किसानों को क्या ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, अभी माल छोड़ना चाहिए या फिर और वेट करना चाहिए? देखिए तुअर की भी अगर हम बात करें तो तुअर में भी हमने देखा जो एमएसपी में अच्छा गेन आया था, जो क्रॉप साइज भी है सॉरी प्रोक्योर्ड है वो अराउंड 1.31 लाख मेट्रिक टन के आसपास मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कर रहे हैं, इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, जो अभी 11 मार्च तक का डेटा आया है। कहीं ना कहीं काफी अच्छा स्टेप भी बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, जहाँ पे बताया जा रहा है कि 90,000 के आसपास के फार्मर को इस चीज का बेनिफिट होता हुआ दिखाई दिया है। बट ओवरऑल मुझे लगता है पल्सेस के अंदर की बात करें तो ओवरऑल मार्केट आगे जाके धीरे धीरे टाइट रहेंगे, जिस से हम प्रोडक्शन ओवरऑल दिखते हैं थोड़ा सा ड्रॉप ही है, बट एज ऑफ नाउ प्राइजेस के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट वापस प्राइजेस में मिल जाएगा। अभी मार्च तक मुझे लगता है थोड़ा टाइटनेस है मार्केट के अंदर, मार्च के बाद से प्राइजेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलना चाहिए। सर अभी आपने बोला था कि गवर्नमेंट सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जा रही है, लेकिन जब हमारे पल्सेस जो अभी मेजर पीरियड है वो जो तुअर है या फिर चना है वो मार्केट में आ रहा है, तो इसी टाइम पे अगर किसानों को माल नहीं मिलेगा, रेट नहीं मिलेगा, तो किसान आगे चल के उसका सोइंग पे असर पड़ता ही है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी को एक कैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट को पॉलिसी के अंदर कुछ काम करने की जरूरत है अभी? देखिए मैं काफी जन के साथ जब मिला था तो काफी जन का सजेशन ये था, देखिए मैं पर्टिकुलरली कमोडिटी और 360 डिग्री ओवरव्यू से देखता हूँ, बट जो ट्रेड्स इसमें है उनको लगता है कि मैकेनिज्म फिक्स होना चाहिए, बिकॉज पल्सेस के केस में पिछले 2-3 सालों में हमने देखा गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो काफी रिजिड नहीं रही है। मतलब इवन मैं अभी एक आईपीजे की बैठक में भी गया था तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया के फार्मर्स भी डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया की जो पॉलिसी है पल्सेस पे वो काफी मतलब डायनामिकली चेंज होते जा रही है, अगर वो स्टेबल रहेगी तो ही हम लोग आगे सप्लाई दे पाएंगे। तो आई थिंक गवर्नमेंट को एक फिक्स मैकेनिज्म करना चाहिए, अगर भाव में सपोज करो सप्लाई में अच्छी तेजी आती है वो टाइम पे ड्यूटी क्या होनी चाहिए, इनके भाव में काफी ज्यादा गिरावट आ रही थी ड्यूटी में, एक मैकेनिज्म फिक्स मैकेनिज्म बनना चाहिए रादर देन मन इच्छा काम हो। तो गवर्नमेंट का ठीक है प्रायोरिटी रहती है कि इन्फ्लेशन को कम रखना चाहिए, हमने पास्ट में देखा भी था इन्फ्लेशन कंसर्न काफी ज्यादा था, बट कुल मिला के मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से आना बाकी है और ये ग्लोबल मार्केट देख रहे हैं, बिकॉज आज ऑस्ट्रेलिया का पूरा क्रॉप जो है वो इंडिया के डिमांड पे डिपेंडेंट करता है, चाहे कनाडा हो, चाहे बर्मा हो, चाहे तंजानिया हो। तो आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ ऐसा फिक्स मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि अगर भाव प्रोडक्शन में अगर चेंजेस आता है तो उसके हिसाब से इंपोर्ट ड्यूटी वेरी करे, रादर देन हम देखते हैं कि डिपेंडेंसी देखते हैं। बैलेंस शीट जैसे अभी आप तुअर की बात भी कर रहे थे, तो तुअर के अंदर अगर हम देखते हैं 23-24 के अंदर तो करीबन 34 के आसपास का प्रोडक्शन था, इस बार भी हमने देखा थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है, बट टोटल मिलाकर अगर सप्लाई की क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो लगभग जो हम 10-12 के फिगर्स देख रहे हैं उसी के आसपास है। डिमांड में हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे भाव में एक स्टेबिलिटी आ रही है, डिमांड एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर रहे, बट कुल मिला के टाइटनेस आगे जाके बन जाएगा। एज ऑफ नाउ प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा स्टेगनेंसी बनी हुई है, बट गवर्नमेंट की पॉलिसी है यही इंपोर्टर्स को भी स्टॉकिस्ट को भी सपोर्ट करेगा और आगे भाव का जो व्यू है चाहे फार्मर हो, चाहे स्टॉकिस्ट हो, चाहे इंपोर्टर हो, उन पे डिपेंड करेगी। बट फार्मर के लिए डेफिनेटली एक बड़ी बात है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट एमएसपी को या गारंटेड जो हमने रखा था अभी गवर्नमेंट से सुना था, ये सब चीजों पे गवर्नमेंट के जो स्टेप्स है और एक्शन है ये स्ट्रांग होने की जरूरत है। जी सर। सर अभी तो लास्ट सवाल है वो एक हल्दी को लेकर, अभी हल्दी की अराइवल भी स्टार्ट हो चुकी है, तेलंगाना में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, महाराष्ट्र में भी अभी होली के बाद में अराइवल चालू हो जाएगी। तो इस साल हल्दी को लेकर मार्केट में हम लोगों को क्या देखने मिल सकता है और किसान इस साल क्या स्ट्रेटेजी अपनाए? देखिए हल्दी की अगर बात करें तो पिछले 6-8 महीने में हमने बार देखा 12,400 12,500 का लो लगाकर एनसीडीएक्स पे प्राइसेस में बाउंस आ जाता है। इनफैक्ट हमने जनवरी में फर्स्ट वीक के अंदर 15,000 तक का भी भाव आते हुए देखा, लेकिन जिस ढंग से हम जानते हैं कि इस बार 30% का क्रॉप साइज ज्यादा है जिसके चलते ये बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन आई थिंक बैलेंस शीट काफी ज्यादा टाइट है। इतनी उम्मीद हमको भी नहीं थी, हमको भी लग रहा था कि 12.5
12,600 के आसपास का बेस बन जाएगा, बट प्राइसेस 11,300-400 तक चले जाता है। उसके 2-3 कारण है। सबसे पहले तो मेरे को समझ में आता है कि ठीक है 30% का क्रॉप ज्यादा है, बट बैलेंस शीट अभी भी टाइट है। वहीं दूसरी ओर पैसे का जो सेंटिमेंट है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, जिसके चलते कोई भी लेना नहीं चाहता है। इवन मैं काफी ट्रेडर से जब बात भी किया तो उनका मानना है कि कैरी ऑन स्टॉक में कुछ चूक हुई है, बट मैं अभी भी एश्योर करता हूँ कि देखिए हमारा एवरेज, अगर हमारा जो प्रोडक्शन है वो समझो 80-90 लाख बोरी के आसपास होता भी होगा, आप 5 साल का भी निकालते हो तो इस बार हमने देखा कि जो ये ड्रॉप, ये प्रोडक्शन के अंदर हमने ड्रॉप देखा। पिछले साल का 56 लाख बोरी के आसपास का प्रोडक्शन था, तो इस बार जो कैरी ऑन स्टॉक की बात निकल के आ रही है, वहां पे कुछ लोगों का मानना है कि इस बार मिलावट काफी ज्यादा हो रही है। स्पेंट करके कोई कमोडिटी, आई डोंट नो क्या चीज है, बट मतलब मिलावट उसमें हो रही है। और सबसे अनिल जी मेरे लिए ताजुब ये था कि हम सब रमजान की डिमांड की बात कर रहे हैं कि इस बार रमजान की डिमांड अर्ली थी, इसलिए ना प्राइस को जनवरी में अच्छा सपोर्ट मिला, बट महाकुंभ गायब था। जहां गवर्नमेंट के एस्टीमेट 45 करोड़ के लोग विजिट करेंगे, वहां पे हम देख रहे हैं कि 67 करोड़ के फिगर्स जो लास्ट मैंने देखे थे वहां तक आए हैं। अब आप ये देखिए कि शादियों में इस बार 52 लाख शादी है, तो वहां पे हल्दी का कंजम्पशन बढ़ेगा। वही महाकुंभ के अंदर आज अगर एक चुटकी अगर सिंदूर भी लगाता है तो वहां पे भी कंजम्पशन बढ़ेगा, बट उसके बावजूद अगर आप देखें हल्दी ने जिस ढंग से परफॉर्मेंस दिखाई है वो काफी खराब है। बट हाँ, मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में पाइपलाइन पूरी तरह से एम्प्टी है, डिमांड में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, भाव भी काफी अच्छी है एफएमसीजी के लिए। तो होली भी निकल चुकी है, हाँ मार्च एंडिंग है, इसके लिए कैश कंशियस होता जरूर है, बट अगले 10-12 दिन के अंदर हम देखेंगे एफएमसीजी की नए साल की बाइंग वापस लौटती हुई दिखाई देगी और भाव वापस 170-180 के करीब जाते हुए दिखाई देगी, जिस ढंग से बैलेंस शीट टाइट है। तो कुल मिला के फार्मर्स के लिए एज ऑफ नाउ भाव माल को अगर थोड़ा सा होल्ड करके चलते हैं तो मुझे लगता है अगले 1.5-2 महीने के अंदर भाव वापस 170 तक का लेवल मिल सकता है। जी सर, थैंक यू सर, आज आपने टाइम दिया और पूरा ये जो अभी जो कि टेंशन चल रहा है उसका वो जो सब कंडीशन हम लोगों को एक आसान भाषा में समझाई। धन्यवाद सर।